क्या, कब, कहाँ और कैसे। मैं आपको ये पाठ जो है वो कई हिस्सों में पढ़ाऊंगी। पहले हम बात करेंगे क्या। बच्चों, आपके मन में भी जो है वो किसी भी घटना को लेकर हमारे मन में बार बार प्रश्न उठते हैं कि वो घटना क्या, कब हुई थी, कैसे हुई थी, किस तरह से हुई थी। तो ये तो हमारे अस्तित्व का सवाल है कि हमारे अस्तित्व में, यानी कि हमारे जो है वो पूर्वज कैसे थे, आदि मानव कैसे थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे। तो उसी के बारे में जानने के लिए ये पाठ हम आज पढ़ेंगे। क्या में हम पढ़ेंगे कि लाखों करोड़ों साल पहले जो मानव मौजूद थे इस पृथ्वी पर, वो उनके कपड़े कैसे थे, वो क्या पहनते थे, उनका भोजन क्या हमारे जैसा सामान्य भोजन था या कुछ विशिष्ट था। कहाँ। बच्चों, आपको में जो नर्मदा नदी नज़र आ रही है उसके आसपास लाखों साल पहले लोगों ने अपना जो है वो जीवन बसरा यहाँ से शुरू करा था। नदी के आसपास रहने का एक मुख्य कारण ये है कि नदी के आसपास की जो भूमि होती है वो काफ़ी फर्टिलाइज होती है। तो वहाँ से लोगों ने आसानी से किस तरह से खेती बाड़ी की जा सकती है, किस तरह से फसलें उगाई जा सकती है, वो उन्होंने वहाँ से आसानी से सीखा था। इसी चीज़ को कि किस तरह से लाखों साल पहले लोगों ने नर्मदा नदी के आसपास अपना जीवन किस तरह से शुरू करा था, किस तरह से वो शिकार करके वनों की जो होती है फल, सब्जियां, फूलों का संग्रह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी चीज़ को मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के आसपास ही लोगों ने कई लाख साल पहले आखेटन करना शुरू करा। आखेटन करके अपना जीवन बसरा करते थे। कुछ लोगों ने या इस नदी के आसपास फसलें उगाकर अपना जीवन यापन करा। 8000 साल पहले दो बड़े पर्वत थे जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास है। एक है किरथल और दूसरा है सुलेमान। किरथल और सुलेमान के आसपास लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया और सबसे पहले यहाँ पर लोगों ने गाय, भेड़ और बकरी को अपना पालतू जानवर बनाया। और जो स्त्री और पुरुष ने यहाँ पर गेहूँ और जौ, ये दो मुख्य फसलें यहाँ पर पाई जाती, उन्होंने यहाँ पे उगाना शुरू करा था। यदि आप आगे देखते हो, यहाँ पे एक है गोरो हिल्स और यहाँ पे विध्वांचल। यहाँ पर भी ऐसे सबूत मिलते हैं कि यहाँ पे जो है फसलें, चावल की फसलें उगाई जाती थी। अब सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदी के आसपास 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदी। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सहायक नदी किसे कहते हैं। बच्चों, सहायक नदी वो नदी होती है जो मुख्य नदी, जैसे इसे मुख्य नदी कौन सी है, सिंधु, तो सिंधु नदी में जाकर मिल जाए। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी थी, चेनाब, रवि, सतलुज, व्यास और झेलम। ये 5 नदी जो है वो आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और इसी नदी के आसपास जो है, इन्हीं नदियों के आसपास आरंभिक जो नगर थे वो फले फूले। अब जो है प्राचीन लोगों को यात्रा करना भी बहुत पसंद था। आपको पता होगा कि आज के ज़माने में यात्रा करना इतना मुश्किल है, तो वो तो कई लाख साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। उस टाइम में भी लोगों को जो है वो यात्रा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। घने जंगलों को पार करना पड़ता था, नदी को जो है वो पार करना, उपमहाद्वीपों को कई लोग जो है पार कर एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप जाते थे। रेगिस्तान को पार करना पड़ता था। ये लोग पार करके भी जो है यात्रा करते थे, क्योंकि उनको जो है यात्रा करना बहुत पसंद था। अब लोग जो है वो या तो अकेला आदमी यात्रा करता था या तो बहुत बड़े काफिले के। अब जो है यात्रा करने के कारण क्या थे, आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि उन लोगों ने जो यात्रा करना शुरू करा। यात्रा जो मैं आपको ये बताऊंगी कि यात्रा कौन करते थे। यात्रा जो लोग करते थे वो व्यापारी होते थे, वो करते थे। कोई जो है धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले जो धार्मिक गुरु होते वो यात्रा करते थे एक जगह से दूसरी जगह, या फिर यूँ कहा जाए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। कुछ लोगों को यात्रा करना बहुत रोचक कार्य लगता था, तो इसलिए अपनी पसंदीदा के लिए जो वो यात्रा करते थे। यात्रा करने से कई लोग जो होते वो आपदा आने के कारण,
जैसे कि आपको बताओ कि कई जगह बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, बाढ़ की जो है बाढ़ के कारण वहाँ पर पानी भर गया, तो पानी में तो रह नहीं सकते, इसीलिए वो आपदा आने के कारण अपना स्थान दूसरी जगह पर वो शिफ्ट कर लेते थे। तो ये सब कारण होते थे। कई लोग जो होते तो व्यापार के कारण, व्यापारी जो होते थे वो व्यापार के कारण एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना पसंद करते थे। अब जो वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते थे तो न वो अपने साथ जो बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य मन के अपने साथ आभूषण ले जाते थे। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी यात्रा जो करते थे धर्म गुरु, वो अपने धर्म का ज्ञान जो है बांटते कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये भारत जिसको हम इंडिया भी कहते हैं, उसका नाम कैसे पड़ा। इंडिया जो है, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से। इंडस को हम संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? सिंधु। यानी कि सिंधु नदी के जो है पूर्व के जो क्षेत्र को क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो है वो यात्रा बहुत सारे लोग करते थे। यात्रा करने के कारण में एक ये कारण भी था कि बहुत सारे लोग जो वो युद्ध करके एक क्षेत्र पे दूसरे क्षेत्र से अपना विजय, दूसरे क्षेत्र पर अपना विजय प्राप्त करना चाहते थे। तो इसीलिए जो है इसी तरह से ईरानी और यूनानी वो लोग यहाँ पर जो सिंधु क्षेत्र के आसपास जो आए, क्योंकि वो यहाँ पर अपना विजय प्राप्त करना चाहते थे युद्ध करके। तो इसीलिए इन लोगों ने, ईरानियों और यूनानी, इन लोगों ने जो है वो हिंद या फिर इंडस कहकर उन्होंने बुलाया। अब उनको जो सिंधु बोलना नहीं आता था, सिंधु किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसलिए वो स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा? हिंदस कहा। ठीक है, उसी हिंदस से हमारा जो है नाम क्या देश का पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा। ये मैंने आपको बात बताई इंडिया के नाम की। दूसरा हम बोलते हैं भारत। तो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है के समूह के लोग, ठीक है, ने जो है वो हमारे इस क्षेत्र को क्या कहा? भारत कहकर बुलाया था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मैं आपको बताऊंगी कि अभी तक हमने क्या बात करी। मैंने आपको बताया कि क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे। ये अब मैं आपको आगे अपना बताऊंगी कि कैसे। अब हम ये बात करें लाखों करोड़ों साल पहले की। अब लाखों करोड़ों साल पहले ना तो आप जिंदा थे, ना तो मैं जिंदा थी, तो फिर हमें कैसे पता चला कि लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ था? उस टाइम पे तो ना तो टेलीविज़न भी था। अगर मैं आपको पूछती हूँ कि कल क्या हुआ था, कल की क्या न्यूज़ थी, तो आप टीवी देखकर बता सकते हो कि मैम कल ये हुआ था। लेकिन ये लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ था, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? उसकी जानकारी हमें मिलती है जो लाखों करोड़ों साल पहले जो पुस्तकें लिखी गई थी उससे। पांडुलिपि जो थी, पांडुलिपि का मतलब क्या होता है कि पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी पुस्तकें। ठीक है, पांडुलिपि को क्या बोला जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोला जाता है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसको, ये जो है लैटिन भाषा के दो शब्द है। लैटिन भाषा के कितने शब्द है? दो शब्द है। एक होता है मेनू और दूसरा है स्क्रिप्ट। तो मेनू शब्द का मतलब क्या होता है? हाथ। तो ये हाथ से निकला है, यानी कि हाथ से लिखित जो पुस्तकें होती है उसको क्या बोला जाता था? पांडुलिपि बोला जाता था या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता था। अब उस टाइम पे ना तो प्रिंटिंग मशीन थी, तो ऑब्वियसली लोग जो किससे लिखते हैं? हाथ से लिखेंगे। इसकी जो है एक चित्र आपको नीचे नजर आ रहा है, ये जो है आपके बुक में भी दे रखा है, ये है पांडुलिपि का एक चित्र। अब पांडुलिपि जो थे उस टाइम पे ना तो कागज का भी आविष्कार हुआ था, तो ये किस पे लिखते थे? तो ये जो लिखते थे ताड़ और भुज पेड़ की एक छाल, भुज पेड़ की छाल पर इसको लिखा जाता था। ये भुज पेड़ जो है वो हिमालय क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से ये लोग इसी को जो है विशेष रूप से तैयार करा जाता था, ताड़ और भुज पेड़ की जो छालों को, और उसके ऊपर ये पांडुलिपि लिखी जाती थी। आज जो है बहुत सारी पांडुलिपियाँ जो है वो नष्ट हो चुकी है क्योंकि उसको कीड़े मकोड़े खा चुके हैं, लेकिन कुछ जो पांडुलिपि है वो अब मौजूद है जो कि विहारों और मंदिरों में रखी गई है। उसी में से एक चित्र जो है आपका यहाँ पे दिखाया गया है। अब इनकी भाषा क्या होती थी? अब ये लोग हिंदी में तो लिखते नहीं होंगे या इंग्लिश में लिखते होंगे, तो ये पांडुलिपि की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, प्राकृत और कठोर सतह पर लिखा जाता था। कठोर सतह कैसे? जैसे कि आपकी कोई दीवार हो गई,
कोई स्तंभ हो गया, उसके ऊपर ये अभिलेख को लिखा जाता था। अब ये अभिलेख से हमें जानकारी पता चलती है, हमें पांडुलिपि से जानकारी पता चलती है कि प्राचीन काल में किस किस तरह से विकास हुआ होगा, क्या हुआ होगा। अभिलेख में किन चीज़ों का उल्लेख मिलता है? तो अभिलेख जो होता था, जैसे कि राजा ने कि कौन से युद्ध करे, तो राजा के युद्ध के बारे में हमें अभिलेख से जानकारी पता चलती है। जनता के लिए कई राजाओं ने जो उपदेश दिए थे, उसमें से एक राजा जो था वो था अशोक। अशोक ने जो थे कि जनता को किस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, किन किन नीति नियमों का पालन करना चाहिए, तो उसका उपदेश जो था वो राजा कैसे देता था, तो उसका उपदेश राजा देता था अभिलेख के माध्यम से। दूसरा, हमें राज्य का कार्यकाल का भी पता चलता है। कार्यकाल का विवरण कैसे पता चलता है? तो राजा ने किन किन लोगों के साथ, किन किन जो है राजाओं के साथ संधि करी है, किसके साथ युद्ध करा है, कौन कौन से जो है उन्होंने योजनाएं अपने शासन काल में उन्होंने लागू की है, उन सभी के बारे में हमें पता चलता है किससे? अभिलेख के द्वारा। लेकिन अभिलेख की एक कमी यह है कि इसमें हमें आम नागरिकों के, आम जनताओं के बारे में इसमें हमें पुरातत्वविद। अब पुरातत्वविद जो है वो कौन होते थे? पुरातत्वविद जो है वो होते थे जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते थे। प्राचीन वस्तुओं में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि कोई भवन का हमें भवन के कोई टुकड़ा मिला हो, कोई ईंट मिली हो, कोई मूर्ति हो गई, सिक्के हो गए, आभूषण हो गया, बर्तन हो मिले हैं, ठीक है। तो इन सभी वस्तुओं का जो है ये पुरातत्वविद जो है ये अध्ययन करते हैं। अब इनको अध्ययन में ये नहीं होता कि उसको पढ़ेंगे, इनके अध्ययन से क्या तात्पर्य होता है कि जब खुदाई की जाती है तो कौन सी वस्तु जो वस्तु जो है सबसे ऊपर होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो वस्तु ज़्यादा जो है प्राचीन नहीं है एज कम्पेयर टू जो खुदाई करने के सबसे नीचे मिली हुई होती हैं। दूसरा होता है इतिहासकार। इतिहासकार जो होता है वो क्या होता है? जैसे पुरातत्वविद प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, वैसे ही इतिहासकार जो होते हैं वो अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत के काल खंडों का अध्ययन करते हैं कि किस काल में क्या हुआ था। बच्चों, आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरातत्वविद और इतिहासकार में अंतर बताओ, तो अब आप बता पाओगे ना? अब मैं आपको बताऊंगी अतीत एक या अनेक। आपकी पुस्तक का नाम ही अतीत है, ठीक है, हमारा अतीत। वैसे ही अतीत एक या अनेक। अतीत जो है सबका एक होने के बाद भी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, राजा का अतीत जो है वो अलग होता है व्यापारी से, कृषक से, इन सब से इनका अतीत जो है वो अलग क्षेत्रीय विभिन्नता की। जैसे कि जो शहर का अतीत होता है वो गांव के अतीत से अलग होता है। आपकी पुस्तक में एक उदाहरण दे रखा है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार के जो लोग होते थे वो क्या करते थे कि आपको बताया कि अंडमान निकोबार जो है पानी के चारों तरफ आया से घिरा हुआ है, तो वो मछली पालन करके, फल फूल का जो है वो संग्रह करके, ठीक है, फिर जो है वन्य जो वस्तुएं होती है उसका संग्रह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इनका अतीत जो होता है वो शहर के अतीत से अलग होता है। शहर के लोग जो होते हैं वो गांव के लोगों के ऊपर इन सब चीज़ों को लेकर, जैसे कि वन्य जो भी वस्तु हुई, फल हो गया, फूल हो गया, ठीक है, या फिर जो फसलें हो गई, उन सब को लेकर वो शहर के लोग गाँव के लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए शहर का अतीत अलग हो गया किससे? गाँव के अतीत से। इसलिए अतीत एक होने के बाद भी हमारा सबका अतीत क्या होता है? वो सबका अलग अलग रहता है। अब मैंने आपको बताया कैसे, कहाँ, क्या। हम अब बात करेंगे कब की। कब का मतलब हमारा हो जाता है कि हम जो अतीत की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इतिहासकार कालखंडों का अध्ययन करते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो है ये इस काल का है, इस चीज़ को इतने साल हो चुके हैं, ठीक है। तो वो उसका डिसाइड कैसे होता है? तो एक जो है वो मेथड निकाला गया है। जब यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था, यीशु मसीह का जन्म से लेकर अब तक का जो है वो कालखंड को किस में डिवाइड कर दिया गया है? ईस्वी में, ठीक है। और यीशु मसीह के जन्म से जो पहले का जो कालखंड था उसको किस में डिवाइड कर दिया गया है? उसको क्या कह के बुलाया गया है? ईसा से पूर्व, है उसको बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। अब ईसा पूर्व को हम जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है और BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है, ठीक है। और ईसा
के जन्म से लेकर जो इस कालखंड, जैसे कि आज जो है 2020 है, तो 2020 तक का जो कालखंड है, जो उसका जो टाइम पीरियड है, उसको हम एनो डोमिनी भी कह सकते हैं इंग्लिश में, और दूसरा कॉमन एरा भी कहा जाता है। इस तरह से इतिहासकार जो है वो कालखंडों को डिवाइड करके इतिहास किस तरह से कौन से काल में रहा था उसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। की पॉइंट्स को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हैं, पूरे चैप्टर का जिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहीं से आपको वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है और फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स को आपको टाइम लाइन के थ्रू बताया है, जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कई लाख साल पहले नर्मदा नदी के आसपास जो है लोगों ने स्थायी बस्ती बनाना वहाँ पे शुरू करा था, ठीक है। अब वो जो बिल्कुल वेल डेवलप जो है वो बस्ती नहीं थी, ऐसी अलग अलग झोपड़ी बनाते थे, क्योंकि उनको धीरे धीरे पानी की क्या नीड्स होती है, किस तरह से पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्होंने धीरे धीरे वहाँ से सीख रहे थे, ठीक है। अब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट बढ़ा, इंसान में भी डेवलपमेंट बढ़ा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे हाँ यहाँ पे पुरातत्वविद जो थे उनको साक्ष्य मिलते हैं किसके, कि उन्होंने धीरे धीरे जो है खेती बाड़ी करना शुरू करा। अब वो जो हमें कौन से ईयर में पता चलता है, तो वो हमें आज से 8,000 साल पूर्व की बात है। 8,000 साल पूर्व में क्या कहते हैं, उनको पुरातत्वविद को जो है साक्ष्य मिलते हैं कि सुलेमान और किरथर, ये दो पहाड़ियां हैं, उसके आसपास गेहूं और जो है उसकी फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसे कौन से स्थान है जहाँ से सबसे पहले हमें गेहूं और जौ के जो साक्ष्य मिले हैं फसल उगाने के, तो आप लिख सकते हो सुलेमान और किरथल। इसी क्वेश्चन को आपको उल्टा करके पूछा जा सकता है कि सुलेमान और किरथल पहाड़ियों के आसपास कौन सी दो फसलें उगाने के हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो आप लिख सकते हो गेहूं और जौ, ठीक है। अब इसी स्थान पर सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाए गए थे वो बनाया गया था गाय, भेड़, बकरी और बैल को, ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड में 8,000 साल पूर्व में जो है हम बात करते हैं गोरो और विंध्याचल पहाड़ी जो होती है, वहां पर हमें सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। इसी स्थान पर जो है गोरो और विंध्य पहाड़ियों के आसपास सबसे पहले क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, ठीक है। और कृषि में यहाँ पे जो है कृषि करते थे तो ऑब्वियसली किसी ना किसी फसल को उगाएंगे, तो वहाँ यहाँ पे कौन सी फसलों को उगाई जाती थी, चावल को। तो आपको जब चावल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो आप लिख सकते हो गोरो तथा विंध्याचल पहाड़ी। अगर आपको गेहूं और जौ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कहाँ पे उगाई जाती थी, उसका साक्ष्य कहाँ पे मिलता था, तो आप लिख सकते हो सुलेमान और किरथल पहाड़ी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते कब, 4,700 वर्ष पूर्व की, ठीक है। अब हम पहले सबसे जो है कई लाख साल पहले तो हमने जो नर्मदा नदी की बात करी। अब धीरे धीरे हम क्या कहते हैं, रिसेंटली धीरे धीरे हमारा आता जाता है, तो हम बात करें यहाँ पे सिंधु एवं उसकी सहायक नदी की। अब पहले इंसान जो बस्ती बनाएगा, यानी कि धीरे धीरे वो सीखेगा कि घर कैसे बनता है, ठीक है। घर मतलब ये जो झोपड़ी कैसे बनती है। उसके बाद धीरे वो जो घर बनाना शुरू करेगा, वेल डेवलप कैसे नगर निर्माण करा जा सकते हैं, वो उन्होंने सीखा। ये उसने कब सीखा, 4,700 वर्ष पूर्व। इसी के दौरान हमें जो है दो मुख्य नगर मिलते हैं, एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। इसी में ये जो दो ऐसे मुख्य नगर थे जहाँ पर हमें बड़े बड़े स्नानागार मिलते हैं, बिल्कुल वेल डेवलप जो है कॉलोनी जो बसाई गई थी यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से नाली का, घर का अच्छी तरह से यहाँ पे निर्माण करा गया था। यानी कि धीरे धीरे इंसान जो है वो प्रकृति से, अपनी बुद्धि से कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे सीखता है। अब हम बात करते हैं 2500 वर्ष पूर्व की, ठीक है। अब यहाँ पे और एक तीसरी नदी का नाम आता है, वो आता है गंगा एवं उसकी सहायक नदी के तट पर मगध नामक एक शक्तिशाली जो है राज्य का यहाँ पे स्थापना हुई थी। पहले वो बस्ती बनाता है, फिर वो नगर बनाता है, और वो बिल्कुल जो है राज्य बनाता है, ठीक है। बहुत बड़ा राज्य बनाते हैं, काफी शक्तिशाली राज्य होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा अशोक का, बिंबिसार का, तो वो इसी जो है राज्य के राजा थे।
ठीक है। तो आपको जो है इसमें मैचिंग फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ठीक है। मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं कि कई लाख साल लिखा हो और वहाँ पे जो है नर्मदा नदी लिखी हो, एक साइड सिंधु और उसकी सहायक नदी लिखी हो, गंगा और उसकी सहायक नदी लिखी हो, और एक साइड पे आपको कई लाख साल पूर्व, ठीक है, 4700 पूर्व लिखा आ सकता है, 2500 वर्ष पूर्व तो लिखा आ सकता है। तो आप उसको मैचिंग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारे जो है, मैंने आपको बात बताया था कि इतिहासकार कौन होते हैं। इतिहासकार बच्चों जो है अतीत का अध्ययन करने वाले होते हैं। अब वो अध्ययन करते हैं तो कालखंडों के आधार पर तो करते हैं, लेकिन वो जो है किसी चीज से पढ़ेंगे, ठीक है, उसका कोई सोर्स तो होगा जिससे कि पता लगा है कि इस टाइम पीरियड में जो ये वस्तु पाई जाती थी, इस टाइम पीरियड जो है वो ऐसा था, उसका वर्णन भी तो हमें करके बताएंगे। तो वो जिस चीज के माध्यम से हमें इतिहास का वर्णन करके बताते हैं कि इस कालखंड में ये हुआ था, उसको हम स्रोत कहते हैं या सोर्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारे आपके जो है पूरे चैप्टर में 3 स्रोत का हमें वर्णन दे रखा है। तो आपका जो है एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहासकार द्वारा जो है प्रयुक्त किए जाने वाले स्रोतों के नाम बताओ। तो आप लिख सकते हो पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व, ठीक है। पांडुलिपि बताए आपको हाथ से लिखी जाने वाली जो लिपि होती है वो, अभिलेख जो हम कठोर सतह पर लिखते हैं, पुरातत्व का मतलब क्या होता है, जो पुरानी वस्तुएं होती है, जो काफी प्राचीन वस्तुएं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बर्तन हो गए, ठीक है, फिर जो है मनके हो गए, सिक्के हो गए, मोहरे हो गई, ठीक है, धातुएं हो गई। इन चीज़ों के माध्यम से जो है पुरातत्वविद पता लगा सकते हैं कि जो है ये वस्तुएं इस टाइम पे पाई जाती होगी और उसका किस तरह से यूज़ किया जाता है।